Alpine Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार। 12वीं कक्षा की अभिव्यक्ति भाग 2 हिंदी गद्य पद संग्रह, इसमें से वापसी की कहानी ली गई है और मैं अपना थोड़ा परिचय भी बताना चाहती हूँ। मैं जीबीएमसी आदर्श हायर सेकेंडरी कॉलेज में पढ़ाती हूँ और ये अपना हिंदी सब्जेक्ट है, अध्यापिका हूँ वहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर अरुणा भदौरिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लेखिका का परिचय लेंगे। उषा प्रियंवदा का जन्म 24 दिसंबर 1930 में कायस्थ परिवार में कानपुर में हुआ। संयुक्त परिवार में बचपन बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर और इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की, फिर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित की गई। उषा प्रियंवदा की गणना उन कथाकारों में होती है जिन्होंने जीवन की ऊब, छटपटाहट और अकेलेपन की स्थिति को पहचाना और व्यक्त किया। एक ओर आधुनिकता का प्रबल स्वर मिलता है तो दूसरी ओर उसमें विचित्र प्रसंगों तथा संवेदनाओं के साथ हर वर्ग का पाठक का अनुभव करता है। इनकी साहित्यिक समीक्षा है। उषा प्रियंवदा जी एक भारतीय प्रवासी हैं। यह अमेरिका में रहती हैं। मूलतः यह कानपुर की रहने वाली हैं। हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ है। इनकी कहानियों में कठिन शब्द नहीं मिलेंगे। वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष 1960 का है। उषा प्रियंवदा जी की रचना संसार, वस्तु और शिल्प में नएपन को हमेशा रेखांकित करती है। यह कहानी मानवीय संबंधों की आत्मीयता का आधार आज के जीवन की बदलती परिस्थितियों में बदलती हुई वास्तविकता का रचनात्मक साक्षात्कार है। भाषा शैली, भाषा को स्वाभाविकता एवं यथार्थता प्रदान करने के लिए प्रियंवदा जी ने मुहावरों और स्थानीय बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया है। साथ ही अंग्रेजी, उर्दू के शब्द भी इस कहानी में देखने को मिलते हैं। उर्दू फारसी के शब्द जरूरत, लापरवाही, खुशामद आदि। अंग्रेजी के शब्द हैं क्वार्टर, ड्यूटी, फिल्म, लेट। ग्रामीण बोली के शब्द बिटिया, सऊर, सिटपिटाई। मुहावरे सहारा देना, होश आना, घर में घुसे रहना। कहानी संग्रह इनका है जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, वनवास, कितना बड़ा झूठ। उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, 55 खंबे लाल दीवारें, भया कबीर उदास। अब हम ये देखते हैं कि उषा जी अपनी कहानी में वापसी में वो क्या बताना चाहती हैं। उषा जी वापसी कहानी में हमें यह बताने की चेष्टा करती हैं कि किस प्रकार आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम लोग अपने परिवारों से बिछड़ते जा रहे हैं। कहानी का कथानक मध्यम वर्ग पर आधारित है, इसलिए उषा जी ने मध्यम वर्गीय परिवार के वातावरण को इस कहानी में उभारा है। आज प्राय हम मध्यम वर्गीय परिवारों में तनाव देखते हैं। पुराने लोग नई मान्यताओं को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं होते, नए लोग ही प्राचीन मान्यताओं को स्वीकार करने के पक्ष में होते हैं। अधिकतर नूतन एवं पुरातन मान्यताओं में संघर्ष होता है और दोनों मान्यताओं के समर्थ के बीच एक खाई उत्पन्न हो जाती है और विरोध उत्पन्न होता है। आज के समाज में परिवार टूटते नजर आ रहे हैं। वापसी कहानी ऐसे वातावरण में ढाली गई है। अब हम वापसी कहानी पर आते हैं। लेखिका का परिचय हो गया। अब हम यहाँ पर वापसी कहानी, बड़ी सुंदर कहानी है। रिटायर गजाधर बाबू है और इसमें उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं और वो बच्चे शहर में रहते हैं। 2 बच्चों की शादियां कर दी हैं। गणेशी उनका नौकर है। इतने पात्र इसमें हैं। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर नजर दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। ये डब्बा कैसा है गणेशी?
उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं भाऊजी, आपको पसंद है ना? अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया और परिचित, स्नेह, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगान तक बिटिया की शादी कर देना। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से क्रूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। उन्होंने शहर में मकान बनवा लिया था। बड़े लड़का अमर और बेटी कांति की शादी कर दी थी। 2 बच्चे उनके ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रहे, उनके बच्चे और पत्नी शहर में रहे। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेही के आकांक्षी भी थे। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा था। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वे फिर से उसी स्नेह आदर के साथ रहने जा रहे थे। गजाधर बाबू अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके स्वागत के लिए घर से कोई नहीं आया। उनका मन थोड़ा दुखी हो जाता है और वह एक रिक्शा पकड़ते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर पर पहुंचते हैं तो घर के बाहर भी सूनापन दिखाई देता है। घर के बाहर उनका कोई स्वागत के लिए ना उनकी पत्नी थी ना बच्चे थे। थोड़ा सा मन में खटास पैदा होती है, उनको थोड़ा दुख होता है। फिर भी वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। टोपी उतार कर गजाधर बाबू चारपाई पर रखते हैं, जूते मोजे उतारते हैं, पलंग के नीचे सरका देते हैं। अंदर से रह रह कर आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा नरेन कमर पर हाथ रखकर शायद गत रात्रि की फिल्म की नकल कर रहा था। बसंती हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी और अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल, घूंघट का ध्यान ही नहीं था। गजाधर बाबू प्रसन्न चित्त से अंदर प्रवेश करते हैं और उस दिन वो बिना खांसे अंदर ही चले आते हैं। वह देखते हैं, उनको देखते ही नरेन धप से जमीन पर बैठ जाता है और चाय का कप मुंह से लगा लेता है। अमर की बहू अपने आंचल को संभालती है। बसंती की हंसी रुक नहीं रही थी, वो भी अभी तक अपने शरीर को हिलाते हुए हंस रही थी। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा और कहा, क्यों नरेन, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेन ने सिट पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते जैसे सब कुंठित और चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती होगी और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय का पिया और बोले, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं? बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तभी पी लूंगा।
थोड़ी देर में गजाधर बाबू क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी कोठरी से निकलती हैं और हाथों में पानी का लोटा है और वो अशुद्ध श्लोक वगैरह पढ़ती हुई वह जल तुलसी में डाल देती हैं। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। अरे, आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए होंगे, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक मुंह चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा। फिर कहा, सारे चौके में झूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं है, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो ऊंचे स्वर में उन्होंने आवाज लगाई। फिर उन्होंने पति की ओर देखा और कहा, बहू ने शायद बाजार भेज दिया होगा। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद हो आई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल थी कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो तो कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने, आखिर उनकी बेटी थी तो उन्होंने बड़े प्यार से उसको समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, उनके शरीर में अब शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाया करो। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे, शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करो तो सुनती नहीं है। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था, ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई लगा दी जाती है। गजाधर बाबू के लिए उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती हैं, थोड़ी देर रुककर किसी लक्ष्य की ओर चली जाती हैं। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही उन्होंने अपना प्रबंध कर लिया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था। उसमें एक ओर अचारों के मर्तमान, दाल चावल के कनस्टर और घी के डब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयों, दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उसके पास एक बड़े टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े रखे थे, जिस पर एक अलगनी बंधी हुई थी बीच में, जिस पर बसंती लापरवाही से कपड़े डाल देती थी। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया हुआ बैत की 3 कुर्सियों का सेट बैठक में पड़ा था। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। तो वह एक दिन चटाई लेकर गजाधर बाबू के पास आई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वे घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्चा कम होना चाहिए। सभी खर्चे तो बाजिब बाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना ना मन का ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा।
उससे अपनी हैसियत छिपी ना थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती। यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती, प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए गजाधर बाबू ही जिम्मेदार हैं। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता है। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया, यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती थी। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श से, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। ओंठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है, उसे खाना बनाने तक का सहूर नहीं है। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती है, पत्नी ने उत्तर दिया। अगले शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बैठक में आई। गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है और खाना भी नहीं खाया। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी का बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर दिया, अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत हैं। उनका कहना है कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो उनको बैठाने की जगह नहीं है। अमर को वह अभी भी छोटा बालक ही समझते थे। मौके पे मौके भी टोक दिया करते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फुअड़पन पर उनको ताने देती थी। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई है? गजाधर बाबू ने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया, नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आता था और बसंती को भी बड़ा अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। अगले दिन वे सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका, अचार, रजाइयाँ और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने की दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पे लेट गए।
उन्हें लगा कि वे जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी नहीं मिली। लेटे हुए वे घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया, अब घर की किसी बात में दखल नहीं देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। किसी बात में हस्तक्षेप ना करने के लिए निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग ना बन सका। उसकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्चा बिल्कुल बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्चा बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने लगा। गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। आलस में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बैठाए कुछ नहीं तो नौकर छुड़ा दिया। अगर बाबूजी ये समझे कि मैं सायंकाल सिर पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर मुनमुनाया। चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने व्यंग से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई, बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख पड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वे उनके भावों का अनुमान न लगा सके। वे चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वे भीगे हाथ निकली और आंचल से पहुंचती हुई पास में खड़ी हो गईं। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजीमल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली हाथ बैठे रहने से 4 पैसे घर में आए यही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी ना? मैं? पत्नी ने झपक कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काट गजाधर बाबू ने थके हाथा स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा ले आया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए।
एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिए ना। बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गईं। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाईं और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर, अरे नरेन, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। ये कहानी इतनी अच्छी है उषा प्रियंवदा की कि मन भर आता है कि आज समाज में परिवार की जहाँ एक बहुत बड़े परिवार जॉइंट फैमिली रहती थी, आज यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि परिवारों के भेद उत्पन्न होने लगते हैं। लोग अलग अलग रहने की आकांक्षा रखते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को भी साथ में नहीं रखते हैं। यह एक कहानी से हमको एक प्रेरणा मिलती है। मैं यही कहानी समाप्त करती हूँ। नमस्कार। Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।